Hello friends, how are you? Guys, I'm Satyanarayan. I'm a 2019 बैच IPS ऑफिसर एंड आप जानते हैं कि जो इंडिया का जो क्लाइमेट सिस्टम है उसको मॉनसून टाइप क्लाइमेट सिस्टम कहते हैं। एंड द सिंपल रीज़न इज़ दैट कि जो मैक्सिमम रेनफॉल होता है इंडिया में वो ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन होता है, और जो मॉनसून की वजह से जो है वो पूरी इकोनॉमी जो है वो अफेक्ट होती है। तो इंडियन मानसून को जो अफेक्ट करने वाले दो इम्पोर्टेंट फिनोमिना हैं जो पर्टिकुलरली पैसिफिक ओशन में होते हैं, उनको एल नीनो और ला नीना कहते हैं। तो एग्जैक्टली व्हाट इज़ एल नीनो, व्हाट इज़ ला नीना, और ये जो है वो कैसे जो इंडियन मानसून है उसको अफेक्ट करते हैं, इनका क्या इम्पैक्ट है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड माई एक्सपीरियंस इज़ दैट these concepts are little bit difficult to understand. So in this video I am going to simplify the concept of El Nino, its opposite phenomena La Nina, and what is El Nino Southern Oscillation, that is ENSO. तो सदर्न ऑसिलेशन क्या होता है, एल नीनो क्या होता है, ला नीना क्या होता है, ये हम डिटेल में जानेंगे। बट यहाँ पे इतना जान लेते हैं कि एल नीनो जो है वो बेसिकली एबनॉर्मल वार्मिंग है जो आपका पैसिफिक ओशन है उसका ये फिनोमिना है। तो ये फिनोमिना जो सिर्फ और सिर्फ पैसिफिक ओशन में है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो इंडियन मानसून पे पड़ता है। तो जब एबनॉर्मल वार्मिंग होती है सी सरफेस वाटर की, जो पैसिफिक ओशन का जो सरफेस वाला जो वाटर है वो अगर एक्स्ट्रा वार्म होता है तो एल नीनो फिनोमिना होता है, और जब ये एक्स्ट्रा कूलिंग होती है एबनॉर्मल कूलिंग तो इसको जो है वो ला नीना कहते हैं। तो ये जो है वो आपको क्लियर होगा इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो। एंड जब बहुत ज़्यादा वार्मिंग भी नहीं होती है या कूलिंग भी नहीं होती है, जो नॉर्मल टाइम में जो फिनोमिना होता है यानी कि न्यूट्रल फेज जिसको हम कह सकते हैं, दैट न्यूट्रल फेज इज़ ऑलमोस्ट जो टेम्परेचर रहेगा उस टाइम पे जो सी सरफेस टेम्परेचर है दैट विल रिमेन रफली इन लाइन विद द लॉन्ग टर्म एवरेजेस। यानी कि जो सी सरफेस टेम्परेचर की जो लॉन्ग टर्म एवरेज है उससे अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है सरफेस वाटर का तो एल नीनो, कम हो रहा है तो ला नीना, और जब नॉर्मल होगा तो बेसिकली जो है वो उसको सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं। तो ये जो सारे टर्म्स हैं पैसिफिक ओशन में, इन सबको जो है वो मिला के कहा जाता है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ एल नीनो। तो वन थिंग आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई इज़ दैट कि हम जो एल नीनो या ला नीना जो है वो इनको सिंपली जो है वो टेम्परेचर से एसोसिएटेड फिनोमिना समझते हैं। यानी कि जब सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो कम हो गया, यानी कि अगर वाटर कूल है तो ला नीना ज़्यादा है तो एल नीनो, जबकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सी सरफेस वाटर पे ही डिपेंड करता है। जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो होती है यानी कि जो ओशन के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसका भी जो है वो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो ENSO जो है वो एक्चुअली इज़ एन इंटरेक्शन ऑफ ओशन एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, और जब ये दोनों कंडीशंस मिलती है तो जो है वो आपका एल नीनो और ला नीना फिनोमिना दे टेक्स प्लेस। तो it is not just the abnormal warming or cooling of the surface waters in the Pacific Ocean that result in an El Nino or La Nina, but it has a connection with the atmospheric conditions as well। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और होता क्या है कि जो ओशन की और जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है यानी कि जो टेम्परेचर है जो ओशन का और जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है वो इस तरह से एक दूसरे को रीइंफोर्स करती है कि जब आपका एल नीनो ईयर होगा तो उस टाइम पे जो वो एल नीनो इफेक्ट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यानी वार्मिंग इफेक्ट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जब आपका कूलिंग वाला इफेक्ट होगा तो उसको भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कर देगा। तो बेसिकली इसको जो हम कहते हैं कि एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, यानी कि जब आपका ए फैक्टर जो है वो बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा और बी के बढ़ने से वापस जो है वो ए बढ़ेगा। तो इस तरीके से जो है वो एक आप कह सकते हैं कि साइक्लिकल फिनोमिना जो है वो देखने को मिलता है। That means the warming of the sea surface waters during an El Nino event influences atmospheric condition in such a way that these in turn result in further warming of the waters. So basically this is the background for El Nino. अब जो है वो हम इसको थोड़ा सा मैप से समझने की कोशिश करते हैं कि पैसिफिक ओशन की जो है वो ज्योग्राफी क्या है और क्यों ये फिनोमिना जो है वो पैसिफिक ओशन में ही होता है, बाकी किसी दूसरे ओशन में ये वाली चीज़ नहीं होती है। तो मोरल और लेस जो है वो हमारा इक्वेटर जो है वो आप जानते हैं कि साउथ अमेरिका को जो है वो क्रॉस करता है। ये हमने जो हमारा रफली इक्वेटर ड्रॉ कर लिया है। अब इसमें हम जो है वो ये देखते हैं कि जो हमारा साउथ अमेरिकन कोस्ट जो है, यहाँ पे आप जानते हैं कि दो कंट्रीज़ हैं, इक्वेडोर और पेरू।
साउथ अमेरिका के कोस्ट पे, तो इसको जो है वो बेसिकली पेरुवियन कोस्ट कहा जाता है, या जो है वो आपका पैसिफिक ओशन का ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट हो गया, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन इसको हम कह सकते हैं, और इसको जो है वो पेरुवियन कोस्ट कहते हैं। और यहाँ पे जो वाटर की जो करंट होती है इसको पेरुवियन करंट भी कहते हैं। ये आपको ज्योग्राफी के बेसिक नॉलेज से पता होगा। जबकि जो हमारा वेस्टर्न साइड जो है पैसिफिक ओशन का, उसमें जो है वो आपको बेसिकली डिफरेंट आइलैंड्स देखने को मिलते हैं इक्वेटर के आसपास, यानी कि आपका इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, और जावा सुमात्रा आइलैंड्स जो है, ये आपके इंडोनेशिया के जो है वो छोटे छोटे आइलैंड्स, मतलब लैंड मास तो उनका काफ़ी ज़्यादा है। ये आपको आइलैंड्स जो यहाँ पे हैं, और इधर जो है आपका पेरुवियन कोस्ट है। और इनके बीच में जो अराउंड जो 17,000 किलोमीटर, इसकी जो इतनी लंबी डिस्टेंस का जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है ओशन वाटर है, कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है नहीं इसके बीच में। तो ये जो आपका इक्वेटर के पास वाला जो रीजन है, ये आप जानते हैं कि क्योंकि ये यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ईयर जो है वो सनलाइट जो है वो डायरेक्ट पड़ती है, इसकी वजह से जो है वो इक्वेटर के आसपास का जो रीजन है वो ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, और ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करने की वजह से जो ओशन जो वाटर है, यानी कि जो ओशन जो है वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है और ज़्यादा हीट को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। ये बहुत सिंपल ज्योग्राफी है, आप जानते होंगे इस चीज़ को, कि जहाँ पे ज़्यादा सूरज चमकेगा वो चीज़ ज़्यादा गर्म होगी, और जो पानी ज़्यादा गर्म होगा तो वो हीट को जो है वो ज़्यादा स्टोर करेगा। अब हम देखते हैं कि जब ये पैसिफिक ओशन इस तरीके से जब सिचुएटेड है, तो अब इसमें जो है वो एक नॉर्मल ईयर में क्या होता है, यानी कि हम एल नीनो या ला नीना को समझने के लिए पहले हमें, वो तो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं बेसिकली, तो हमें उसके लिए जो है वो नॉर्मल कंडीशंस क्या है उसको जानना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं हमारे, यानी कि इक्वेटर के आसपास के जो रीजन्स हैं, दे आर होम टू अ परमानेंट विंड सिस्टम कॉल्ड ट्रेड विंड्स। तो इक्वेटर के आसपास जो विंड्स चलती है एटमॉस्फेरिक लेवल पे और कम हाइट पे, उनको ट्रेड विंड्स कहा जाता है। ये आप ज्योग्राफी से आपको पता होगा। और इनकी जो डायरेक्शन रहती है वो इस तरीके से रहती है कि वो जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती है। अगर मैं ये इक्वेटर बताऊं तो ये इनकी जो डायरेक्शन है वो लगभग इस तरह से होती है, और ये इक्वेटर पे जो है वो आके कन्वर्ज करती है, और यहाँ पे जो है इसको इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी कहा जाता है, ITCZ। और ये ITCZ जो है वो आप जानते हैं कि इंडियन ओशन में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। तो ये जो है वो आपका बेसिकली ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जो है वो ट्रेड विंड्स एटमॉस्फेयर में जो है वो लो हाइट पे बहती है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि क्योंकि आपका जो ओशन वाटर जो है वो जब गर्म होता है सनलाइट की वजह से, तो ये जो ट्रेड विंड्स जो है वो इस गर्म पानी को इस डायरेक्शन में जो है वो पुश करती है। सो व्हेन द ट्रेड विंड्स मूव ओवर द पैसिफिक ओशन, दे पुश दीज रिलेटिवली वार्म वाटर्स विच ऑल्सो बिकम लाइटर, क्योंकि वार्म वाटर होगा तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और वो जो है वो लाइटर हो जाएगा, तो उसकी जो मूवमेंट वो ईजी हो जाएगी। इसको जो है वो वेस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाता है। तो आप ये समझिए कि जो पैसिफिक ओशन का जो पेरुवियन कोस्ट है, यानी कि जो ईस्टर्न कोस्ट है, उससे जो है वो इंडोनेशियन कोस्ट की तरफ जो है वो वाटर की मूवमेंट होती है। ये जो है वो आपका सरफेस लेवल पे फिनोमिना होता है। So the surface water in the eastern Pacific Ocean that is near the South American coast that get pushed towards the west। और इसकी वजह से होता क्या है कि क्योंकि ऊपर का जो लाइटर वाटर की जो लेयर है वो हट जाती है वहाँ से, तो उसको रिप्लेस करने के लिए नीचे जो ओशन की जो डीप लेयर्स है उससे जो रिलेटिवली कूल वाटर है या जो ठंडा पानी है वो उसको रिप्लेस करने के लिए ऊपर आ जाता है, फिर वो गर्म होता है और वो भी जो वेस्टवर्ड मूवमेंट करता है। तो इस तरीके से जो एक पूरा साइकिल बन जाता है। उसमें जो है वो रिलेटिवली वार्म वाटर्स जो हैं वो मूव करते हैं वेस्टवर्ड, और जो आपके रिलेटिवली कूल वाटर्स जो हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं, और वहाँ पे जो है वो पेरुवियन कोस्ट पे जो है वो टेम्परेचर आपका कम रहता है, और जो इंडोनेशियन कोस्ट है वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। और टेम्परेचर ज़्यादा होने के साथ साथ जो उनकी हाइट में भी फ़र्क आ जाता है। सो दिस वाटर इज़ रिप्लेस्ड बाय द रिलेटिवली कूलर वाटर्स फ्रॉम द बिलो। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। द वार्मर सरफेस वाटर कंटिन्यू टू गेट पुश्ड टिल द एनकाउंटर अ लैंड मास इन द आइलैंड्स एट फिलीपींस एंड इंडोनेशिया। ये पानी जो है वो मूवमेंट करता रहता है। जब ये फिलीपींस और इंडोनेशिया के आइलैंड से आके टकराता है, वहाँ पे जो है वो इनको सरफेस मिलती है, और सरफेस से जो है उसके आगे ये उस पानी को और ज़्यादा पुश जो है वो कर नहीं पाते। तो ये बहुत सिंपल है, वो आप समझ गए होंगे। इसकी वजह से होता क्या है, द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज़ द अक्यूमुलेशन ऑफ रिलेटिवली वार्म वाटर नियर इंडोनेशिया। अब भाई बहुत सारा पानी पीछे से आ रहा है तो वो तो यहाँ आके इकट्ठा हो जाएगा। कॉल्ड द वेस्टर्न पैसिफिक वार्म पूल, इसको जो है वेस्टर्न पैसिफिक वार्म पूल भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है वो एक वार्म वाटर का जो है पूल बन जाता है। एंड रिलेटिवली कोल्ड वाटर्स नियर द इक्वेडोर एंड पेरू।
सो इसकी वजह से जो है वो वहाँ एक हाइट का भी जो है वो लगभग डिफरेंस आ जाता है। 1/2 मीटर हाइट जो है वो इंडोनेशियन कोस्ट पे जो वाटर सरफेस है उसकी ज़्यादा होगी, और जो पेरूवियन कोस्ट है उस पर लगभग जो है इससे 1/2 मीटर जो है वो कम हो जाएगा। So the warm surface near Indonesia creates a region of low pressure area causing the air to rise upwards। अब जहाँ पे जो वो आपके वार्म वाटर है, वो वार्म वाटर क्या है कि वेपराइज होगा, और वो वेपराइज होने की वजह से क्योंकि वहाँ पे लो प्रेशर एरिया जनरेट होगा और वो जो है वो पानी ऊपर की ओर उठने लगेगा, उससे जो है वो आपका क्लाउड फॉर्मेशन होगा, जो वेरी बेसिक फिनोमेना है ज्योग्राफी में। आप जानते हैं किस तरह से क्लाउड फॉर्मेशन होता है। ये क्लाउड फॉर्मेशन होगा और इसकी वजह से जो है वो हैवी रेनफॉल होता है अक्रॉस इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर के दोनों तरफ जो है वो पर्टिकुलरली जो जितने भी आइलैंड्स हैं आपके जावा, सुमात्रा, बाली और फिलीपींस आइलैंड्स, इनके जो है वो इर्द गिर्द जो है वो काफ़ी अच्छा हैवी रेनफॉल होता है। और इनको आप जानते हैं कि इक्वेटोरियल रीजन में जो है ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे रेनफॉल होता है। सो द एयर फ्लो ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग अप द मानसून सिस्टम विच ब्रिंग्स रेनफॉल ओवर इंडिया। तो जो ये एक जो सिस्टम डेवलप होता है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको जो इसको इसमें एक डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से जो है वार्म वाटर राइज करता है, क्लाउड फॉर्मेशन होती है और उसकी जगह जो है वो फिर जो टॉप लेवल है एटमॉस्फेयर की, वहाँ पे जो है वो विंड का रिवर्सल हो जाता है, यानी कि जो बॉटम लेयर्स जो है वहाँ पे जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूवमेंट होती है। फिर यहाँ पे पानी जो है वो गर्म हुआ, ये पानी जो है वो ऊपर उठा, और यहाँ पे फिर जो है वो इसके बाद में जब हायर एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पे इसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाती है, वो जो है वो आपकी वेस्ट से ईस्टवर्ड हो जाती है। और इस तरीके से जो एक पूरा सेल बनता है, जिसको जो है वो आप जानते हैं कि किस सेल के नाम से जाना जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप वॉकर सेल सर्च करिएगा और कमेंट सेक्शन में भी लिखिएगा क्या वॉकर सेल क्या है, क्या आप इनके बारे में जानते हैं। So at higher altitudes the air starts move towards eastern Pacific Ocean that is in direction opposite to the trade winds that flow at the lower latitude। तो ये मैंने जो है आपको मैप में भी समझा, डायग्राम से समझा दिया है। अगली स्लाइड में जो है आपको एक डायग्राम के थ्रू भी इसको शो कर दूंगा। This wind system east to west near the surface and west to east at higher altitudes it creates a loop। बेसिकली ये जो एक पूरा लूप जनरेट हो गया ये वाला, एंड इट reinforces द टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट पैसिफिक ओशन, यानी कि जो टेम्परेचर का जो ग्रेडियंट था वो उसको सस्टेन करने लगता है। अब ये हो गया आपका नॉर्मल फिनोमिना। अब जब एबनॉर्मल फिनोमिना होगा तो क्या होगा, तो अभी तक जो हम अगर समराइज़ करना चाहें इसको, जो हमारा 10-12 मिनट का जो डिस्कशन है, उससे हमें ये समझ में आया कि जो आपका जो पैसिफिक ओशन है, उस पैसिफिक ओशन में बेसिकली इधर जो है वो आपका कूल वाटर है और इधर जो है वार्म वाटर है, और उसकी वजह से जो यहाँ पे इस तरीके से मूवमेंट होती है, और इसकी वजह से जो है वो ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। और ये जो है वो सरफेस लेवल पे जो है वो ट्रेड विंड्स इस तरह से बहती है। अब एबनॉर्मलिटी क्या है कि जब ये ट्रेड विंड्स जो है कुछ सालों में, पर्टिकुलर सालों में जो है वो नॉर्मली जो है वो साइकिल 6 से 7 साल का होता है, ये कमज़ोर पड़ जाती है, यानी कि जो इनको इधर से इधर की तरफ मूव करवाने वाली जो फोर्सेज हैं वो कमज़ोर पड़ जाती है। तो ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये जो है वो वीक हो जाती है। अब ये किन किन कारणों की वजह से वीक हो जाती है, वो रीजन्स जो हैं दे आर नॉट एक्सप्लिसिट, वो मटीरियोलॉजिस्ट फाइंड आउट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली जो है वो अभी तक कंप्लीटली जो है उसको किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों जो है वो ये ट्रेड विंड्स कमज़ोर हो जाती है। और यही एक कारण है कि एल नीना और ला नीना को जो है बहुत हद तक साइंटिफिकली जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये क्यों होता है। सो बेसिकली जो इट अफेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ द ट्रेड विंड्स टू पुश वार्म सरफेस वाटर्स टुवर्ड्स द इंडोनेशियन कोस्ट। जब ये वीक हो गई आपकी, तो जो पानी जो ये साथ में लेके आ रही थी सरफेस वाला, वो भी जो है वो अब उतना नहीं ला पाएगी जितना नॉर्मल टाइम में लेके आ रही थी। और नॉट इनफ वार्म वाटर इज स्वेप्ट towards western Pacific Ocean, that means the central and the eastern Pacific Ocean off the coast of Ecuador and Peru they become warmer than normal, यानी कि जो जितना नॉर्मल इनका टेम्परेचर होना चाहिए था उससे जो है ये थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, यानी कि जो वार्म वाटर जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट पूरी नहीं हो पाती है। इस फेज को जो बेसिकली एल नीनो फेज कहा जाता है। ये मैंने आपको बताया था एकदम जब पीपीटी स्टार्ट किया था कि एल नीनो जो है वो बेसिकली वार्मिंग ऑफ जो है पैसिफिक वाटर है। तो वार्मिंग ऑफ पैसिफिक वाटर अराउंड पेरूवियन कोस्ट, ये जो है वो पूरा हम डिटेल में आप समझ सकते हैं। एंड बिकॉज द सी लेवल एट द इंडोनेशियन कोस्ट इज हायर एंड द ट्रेड विंड्स दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग टू रेजिस्ट द मोशन, सम अक्यूमुलेटेड वार्म वाटर बिगिंस टू फ्लो बैक टुवर्ड्स द साउथ अमेरिकन कोस्ट। तो यहाँ पे और यहाँ पे जो हाइट का भी डिफरेंस था, ये मैंने आपको बताया था। तो ये जो है क्योंकि हाइट का डिफरेंस होने की वजह से जो इधर वाली जो फोर्सेज है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो होता क्या है कि ग्रेविटी की वजह से जो ये पानी जो है वो इधर की तरफ मूव करने लगता है, और जो पेरूवियन कोस्ट का जो
सरफेस का जो टेम्परेचर था वो भी जो है वो और बढ़ने लगता है बेसिकली। तो इस तरीके से जो इस फिनोमिना को कहते हैं आपका एल नीनो। दिस फर्दर एड्स टू द वार्मिंग ऑफ द ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन। अब हम जो है इसको थोड़ा सा पहले ये कवर कर लेते हैं, फिर इसको हम मैप में समझेंगे। सो द एयर सर्कुलेशन लूप ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड। जो एयर सर्कुलेशन जो हमारा लूप बना था पूरा इस प्रकार का, वो अफेक्ट हो जाता है। एंड दैट इन टर्न रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ प्रिसिपिटेशन ओवर इंडोनेशिया एंड नेबरिंग रीजन्स, एंड दैट ऑल्सो इम्पैक्ट द इंडियन मानसून। तो इंडियन मानसून पे जो इस वजह से इफेक्ट आता है। अब इसका जो डायरेक्ट क्या रिलेशन है इंडियन मानसून से, क्योंकि भाई जो रेनफॉल हो रहा था आप कहेंगे वो तो जो है वो आपका इंडोनेशिया और उसके आसपास हो रहा था, तो उसका इंडियन मानसून से क्या लेना देना है? उसका इंडियन मानसून से इसलिए लेना देना है, आप अगर आप मेरा एक वीडियो देखना चाहें इंडियन मानसून पे तो आप सर्च कर सकते हैं, आपको इसी ज्योग्राफी सीरीज़ में मिल जाएगा। उसमें मैंने इंडियन मानसून को पूरा डिटेल में समझा रखा है कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि एक इंडियन ओशन डायपोल करके एक फिनोमिना होता है। इस इंडियन ओशन डायपोल को जो है मैं अगली जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि व्हाट इज़ इंडियन ओशन डायपोल। इसकी वजह से जो है वो एल नीनो और इंडियन मानसून जो है वो कनेक्टेड है, और एल नीनो की वजह से इंडियन मानसून जो है वो वीक हो जाता है। ये हमें जो है वो मोटा मोटी याद रखना है। तो ये जो है वो इस डायग्राम में हम समझ सकते हैं कि जो आपका ये अमेरिकन कोस्ट जो है, यहाँ पे जो है वो सरफेस वाला वाटर जो है वो इधर की तरफ मूव करने लगता है, और यहाँ पे जब इंडोनेशिया के आसपास जब ये आते हैं तो यहाँ पे जो है वो वार्म वाटर हो जाता है, यहाँ पे कूल वाटर रहता है, और ये जो है वो रेनफॉल की फॉर्म में जो है वो बेसिकली वाटर जो है वो राइज़ करता है, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम बनता है, और इस लो प्रेशर सिस्टम बनने की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होती है, और फिर जो है वो एटमॉस्फेरिक लेवल पे यानी कि हायर लेवल पे जो इस तरीके से मूवमेंट होती है, और यहाँ पे जो है वो वापस डिसेंड करने लगती है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हाई प्रेशर सिस्टम बनता है। तो ये जो होता है वो फिनोमिना पेरुवियन कोस्ट पे होता है। ये जो है वो एल नीनो ईयर है, यानी कि एल नीनो ईयर में क्या हुआ कि आपका यहाँ जो है वो जितना कूल होना चाहिए था उतना कूल नहीं है, और यहाँ पे जो है वो वार्म हो जाता है। सो दिस इज़ बेसिकली ड्राई सिंकिंग एयर, दिस इज़ वार्मर देन एवरेज, एंड ये वाला जो वाटर जो है वो कूलर देन एवरेज होता है नीचे वाला। और लानीना जो होता है इसका जस्ट रिवर्स फिनोमिना है, यानी कि जो विंड्स जो आपको ट्रेड विंड्स जो थी वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और जो इधर जो आपका इस डायरेक्शन में जो वाटर को लेके जाना चाहिए था वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है, और ये जो आपका पूरा फिनोमिना बनता है ये भी जो है वो ईस्टवर्ड जो है नॉट ईस्टवर्ड वेस्टवर्ड जो है शिफ्ट हो जाता है, और इसकी वजह से जो है वो इंडियन मानसून भी जो है वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है। लानीना की वजह से, एल नीनो की वजह से इंडियन मानसून जो है वो वीकर हो जाता है। हमें इस डायग्राम से ये समझ में आता है। तो अगर आप एग्ज़ाम में डायग्राम बना देते हैं ये छोटा सा तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। लानीना मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, जब एक्सप्लेन किया हमने एल नीनो की लानीना जो इसका जस्ट रिवर्स फिनोमिना है। द ऑपोजिट वॉट हैपन्स इज़ लानीना एंड द ट्रेड विंड्स दे बिकम स्ट्रॉन्गर देन यूजुअल। उसकी वजह से होगा क्या कि जो आपका वार्मर वाटर है वो और ज़्यादा जाएगा टूवर्ड्स इंडोनेशियन कोस्ट, एंड उसकी वजह से जो है वो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन जो है वो कोल्डर देन नॉर्मल हो जाएगा। जो आपका ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है वेस्टर्न वाला जो है वो वार्म हो जाएगा, ये वाला जो है वो आपका कोल्डर हो जाएगा, जितना होना चाहिए था उससे ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ वाटर्स एंड द विंड्स इन द डिफरेंट फेजेज ऑफ ENSO system is massive. Though the most profound impacts of the ENSO events are seen in the tropical regions, weather patterns across the world gets affected. Both El Nino and La Nina usually begin to develop in the March to June season, reaching peak strength in the winters and then begin to dissipate in the post-winter season. And both these phases they typically last for almost a year, and though La Nina can जो है it can extend more than a year. So these are basic information about El Nina and La Nina phenomena. इसको प्रीलिम्स में जो पूछा जा सकता है, you should be aware about these things कि ये जो एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है that is very massive in size. उसके अलावा जो इसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड के फिनोमिना पे पड़ता है, वेदर पैटर्न पे। एल नीना और ला नीना में जो है वो मार्च और जून के आसपास डेवलप होता है, और इसका जो पीक जो है वो विंटर में पहुंचता है, एंड बाद में जो है ये डिसिपेट होना शुरू हो जाता है, और ऑलमोस्ट जो है 1 साल के लिए ये एग्जिस्ट करते हैं। So while these phases alternate over a period of 2 to 7 years with the neutral phase thrown in between, it is possible for 2 consecutive episodes of El Nino और La Nina to occur. यानी कि 1 साल एल नीनो हुआ, उसके अगले या उसके मतलब नेक्स्ट टाइम जो है वो वापस एल नीनो ईयर हो सकता है, यानी कि लगातार 2 साल जो है वो एल नीनो ईयर हो सकते हैं। और ये जो है वो इसका क्लाइमेट चेंज के साथ क्या इम्पेक्ट है उसको भी हम देख लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आपका एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन है, यानी कि एल नीनो ला नीना ये जो पूरा फिनोमिना है इसका क्लाइमेट पे क्या असर है।
तो नॉर्मली जब एल नीनो होता है तो उसका वार्मिंग इम्पैक्ट है, ये हम जानते हैं। उसकी वजह से जो है वो टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, जबकि ला नीना जो है वो कूलिंग इफेक्ट होता है, इसलिए जो टेम्परेचर कूल हो जाता है। बट अभी तक जो हमारा रिकॉर्डेड ईयर जो है सबसे ज़्यादा वार्मेस्ट ईयर वो 2016 था, और 2016 जो है इट वाज एन एल नीनो ईयर। एंड नाउ 2023 यानी कि आफ्टर 7 ईयर्स एल नीनो जो है वो फिर से रिपीट हो रहा है, यानी कि आफ्टर 7 ईयर्स एल नीनो जो है वो रिपीट हो रहा है 2023 में। सो दैट वाज पार्ट ऑफ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एल नीनो एपिसोड एंड इट वाज नेम्ड एज गॉडजिला एल नीनो। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि गॉडजिला एल नीनो क्या है, तो ये बेसिकली जो 2016 में जो एल नीनो था उसको नाम दिया गया था गॉडजिला एल नीनो। ओके, it is important to note that the warming over the planet accounts only for near surface temperatures। जो नीचे की जो लेयर्स हैं और जो ओवरऑल जो मैसिव अमाउंट ऑफ हीट जो ओशंस ने ट्रैप करके रखी है उसमें जो है वो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। इसकी वजह से ये जो फिनोमिना जो है वो सिर्फ नियर सरफेस वाटर्स के लिए है, और इसकी वजह से ओवरऑल जो हीट बैलेंस है उस पर जो है वो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। सो एल नीनो एंड ला नीना ईयर्स डू नॉट ऑल्टर द ओवरऑल हीट इन द सिस्टम, बट दीज डू इन्फ्लुएंस how much of it gets sunk in the ocean. And during a La Nina phase, for example, a larger than normal amount of warm surface water of the Pacific Ocean is pushed towards the Indonesian coast। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। और जो एंटायर कॉलम जो होता है ओशन का अराउंड सेवरल 100 मीटर्स, ये जो है वो रिलेटिवली वार्म वाटर इसमें रह जाता है। On the other hand, on the other side of the Pacific Ocean, relatively colder water from the deep emerges on the top। ये हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जो पेरुवियन कोस्ट है वहाँ पे कूल वाटर जो है ऊपर आ जाता है। A large area over the eastern Pacific Ocean thus contains colder water। This has the ability to absorb some of the heat from the atmosphere। यानी कि जो पेरुवियन कोस्ट के आसपास जो कूल वाटर होगा वो जो है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर पाएगा, मेकिंग द एटमॉस्फेयर स्लाइटली कूलर। तो ये एल नीनो की वजह से जो है ला नीना की वजह से जो है वो थोड़ा सा इसका कूलिंग इफेक्ट रहता है। सो दिस इज़ हाउ ला नीना प्रोड्यूसेज अ कूलिंग इफेक्ट। एल नीनो वर्क्स इन एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन एंड प्रोड्यूसेज अ हीटिंग इफेक्ट। तो ये जो है वो हम एटमॉस्फेयर पे या क्लाइमेट पे जो है वो इम्पैक्ट लिख सकते हैं। एंड एल नीनो दस एक्सेंचुएट्स द ग्लोबल वार्मिंग फिनोमिना एंड कंट्रीब्यूट्स टू द क्लाइमेट चेंज। बट क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो ENSO पे क्या असर पड़ रहा है इसके बारे में अभी जो है वो हमें बहुत ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं है। सो द रिवर्स इफेक्ट दैट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ENSO की वजह से क्लाइमेट वार्म हो रहा है ये तो हमें पता है, लेकिन इसकी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो ENSO पे क्या है दैट इज़ स्टिल नॉट वेरी मच क्लियर। सो गाइस आई होप दैट आपको जो है वो एल नीनो और ला नीना जो है वो डिटेल में समझ में आ गए होंगे। व्हाट इज़ एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और इसको जो आप एक डायग्रामेटिक फॉर्म में भी जो एग्जाम में लिख पाने की स्थिति में होंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। And if you have any kind of suggestion, if you have any kind of query, you can ask me in the comment section. If you have any kind of suggestion to improve the quality of the video, you can I would like you to write down that in the comment section. It will help me to improve the quality of the content of the video. So thank you so much guys, and I will be really happy if you share this video with your other friends. Thank you so much. Have a nice day.